अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना बादशाह। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। फैसल चौधरी साहब आज कुछ मसरूफियात की वजह से हमारे साथ मौजूद नहीं है प्रोग्राम में, लेकिन प्रोग्राम में आज वैसे बहुत कुछ है क्योंकि आप देख रहे हैं कि सियासी हंगामा खेज़ी इस वक्त बिल्कुल नुक्ता उरूज पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ बल्कि उसमें मज़ीद इजाफा हो गया। कल रात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला आया उसने यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला सुनाया उन्होंने PTI से बल्ले का निशान छीन लिया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरेंगे। बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि बॉयकॉट का कोई ऑप्शन नहीं है। अब आखिरी जो प्लान C है यानी आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर ही लड़ा जाएगा और इसी वजह से किसी को प्याला, किसी को चैनक, किसी को जहाज़, किसी को व्हील चेयर और किसी को फुटबॉल और ना जाने क्या क्या निशानात जो हैं वो अलॉट हो चुके हैं। अब सवाल इस पूरे इलेक्शन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं और ख़ास तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की बात की जाए तो अभी तक का रद्द-ए-अमल देखें तो अक्सरियत इस फ़ैसले को मुतनाज़े करार दे रही है और इस फ़ैसले को ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा। लेकिन बहरहाल फ़ैसला अपनी जगह मौजूद है और क्या इससे पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर हुई है या इससे बेहतर होगी जमहूरियत? आने वाले इलेक्शन पर कितने सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी और उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्वाइवल और इस इलेक्शन में क्या उनका सफ़र अब तमाम समझा जाए या अभी भी उम्मीद बाकी है कि वो कुछ मोजज़ाती तौर पर जीत सकते हैं नशिस्तें, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है आज इस प्रोग्राम में। आज ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज़ियाकार और एंकर पर्सन जनाब अतर काज़मी साहब। काज़मी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। इमरान साहब से बात का आगाज़ करूँगी। इमरान साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया है, ज़ाहिर है सियासी जमातें तो खैर उसको अपने अपने तौर पर ही लेंगी, जिसके खिलाफ आएगा वो कहेंगी कि ये गलत फ़ैसला है, जिसके हक़ में आएगा वो कहेगी सही है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट एक राय हम देखते हैं सहाफ़ियों की, दानिश्वरों की और फिर लॉ एक्सपर्ट्स की, ज़्यादा जो मैंने कम से कम ऑब्ज़र्व किया उन्होंने भी कोई ख़ास तौर पर इस फैसले को पसंद नहीं किया। तो आपके नज़दीक ये क्या नज़रिया, ज़रूरत का कोई फ़ैसला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समीना, कल भी जब हम बात कर रहे थे इस फैसले आने के बाद यहाँ अपने न्यूज़ बुलेटिन में, तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि आम तौर पे जो इस तरह के फ़ैसले होते हैं, इस तरह के मुकदमात में उनके दो पहलू होते हैं। एक तो आप सिर्फ उन्हें 100% कानूनी तरीके से देखती हैं, कानूनी पहलुओं पे गौर करते हैं और उस करते हैं। दूसरा उसका सियासी पहलू होता है। मेरे नज़दीक ये कल जो रात फैसला हुआ, ये सियासी पहलू जो है ये कानूनी पहलू से इसका ज़्यादा बड़ा था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, आप 1001 इख्तलाफ करें, इम्पैक्ट भी सियासी तौर पर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सियासी तौर पे बड़ा था। वैसे तो फैसले सारे कानूनी तौर पे बड़े होते हैं ना, वो ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर नहीं होते बल्कि ठोस सबूतों और शवाहिद की बिना पर अदालतों ने फैसले करने होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो फैसला था, आप को पसंद आए ये बात या ना आए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर रुकावटों और उसके बावजूद, तमाम तर सख्तियों के बावजूद भी मुल्क की मकबूल तरीन एक सियासी जमात है और उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग सिर्फ वही नहीं जो एक्टिविस्ट हैं बल्कि जो इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं, उनके लवर्स हैं, उनके वोटर हैं, वो सब अगर आप ये कहें कि जज्बाती तौर पे जिस तरह से अपने लीडर के साथ वाबस्ता हैं, उस तरह से शायद इस वक्त किसी और जमात के कारकुनों की वाबस्तगी हमें नज़र नहीं आती। लिहाजा उस वाबस्तगी की बिना पे वो जो एक बड़ी तादाद है, ख़ास तौर पे वो मुल्क में हों या बैरून मुल्क हों, उन्होंने इस फैसले पे जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और जो मामलात किए हैं वो अपनी जगह। लेकिन आपका जो मामला था कि असल में ये क्या है, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं, मैं खुद भी ये समझता हूँ कि बैट का निशान जब नहीं होगा तो इससे PTI को बहुत नुकसान पहुँचेगा। और जब मुख्तलिफ, जैसे आपने खुद भी अपने इंट्रो में जिक्र किया कि कहीं व्हील चेयर मिल गई तो कहीं चिमटा मिल गया, कहीं गुलाब का फूल मिल गया, तो मामला ये है कि उस तरह से इवन एक कैंडिडेट अगर कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में दो जगहों पे इलेक्शन लड़ रहा है, तो कौमी असम्बली में अगर उसकी हॉकी है
रेहाना डार साहिबा के साथ, उस्मान डार साहिबा की वालिदा, उनके साथ भी बहुत सारे। तो जब बल्कि बाज इतने फनी से निशान है कि ऐसा लग रहा है कि बाकायदा ट्रोलिंग की जा रही है उम्मीदवारों की, उनको छेड़ा जा रहा है। एक तो उनसे निशान लिया गया और जो दिया गया वो भी इस तरह का है कि लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजों का ना देखें इम्पैक्ट क्या आएगा, इम्पैक्ट ये आएगा। अभी वैसे तफसील से मैं बात करती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले अतर काज़मी साहब से भी इस पर राय ले लूँ। अतर काज़मी साहब, आपके लिए ये कोई एक्सपेक्टेड फैसला था? क्योंकि ये खबरें तो बहुत सारे बाखबर सहाफ़ी पहले से ही दे रहे थे और बहुत सारे सीनियर सियासतदान जो कुछ हलकों के बड़े करीब समझे जाते हैं वो भी दे रहे थे कि जी बैट का निशान नहीं हम बल्ले पे देख रहे। वो 6-8 महीने पहले ये खबरें दे रहे थे। तो आपके नज़दीक एक अनएक्सपेक्टेड मूव थी या फिर ये एक्सपेक्टेड फैसला था और वाकई इसको कानून को इसको बस यानी जस्टिफाई किया गया फैसले को, फैसला ऑलरेडी हो चुका हुआ था? टू बी ऑनेस्ट सरप्राइजिंग इसलिए नहीं था कि जिस तरह की हेयरिंग हुई वो सबके सामने हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने वहां पे मुकदमा पेश किया, उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अपना मुकदमा पेश करते रहे तो जो भी उनका नुक्ता था, हर नुक्ते को तकरीबन दोनों जो वहां पे मेल जज साहिबान थे उन्होंने दोनों को हर चीज को काउंटर किया, उन दोनों जज साहिबान ने। तो कोई भी ऐसी दलील नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की जिसको काजी फायज ईसा साहब ने या दूसरे मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने काउंटर ना किया हो। तो जब वो जज साहिबान का माइंड तो बिल्कुल वाज़ेह था, वो तो समझते थे कि उनकी हर दलील ही गलत है, वो उसके ऊपर कोई ना कोई चीज उठाते थे, तो उससे वाज़ेह हो गया था कि फैसला किस किस्म का आएगा। अब इसमें हो सकता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो जज साहिबान को मुतमईन करने में नाकाम रहे हों, लेकिन जिस तरह इमरान साहब ने फरमाया कि देखिए फैसलों के जो है ना, इस फैसले का एक सियासी पहलू है। यहाँ पे टेक्निकल ग्राउंड्स पे इलेक्शन से चंद दिन पहले आपने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को नॉकआउट कर दिया और वो भी जमहूरियत के नाम पे, जमहूरियत के साथ जमहूरियत के नाम पे, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। दूसरी बात, इस फैसले को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये जो ओवरऑल इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है उसी तनाजुर में आप इसको देखेंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि आरओज के ऑफिस के बाहर गिरफ्तारियां हुई, कागजात नामजदगी छीने गए, टिकट्स छीने गए, फिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है तो वो काजी फायज ईसा साहब की अदालत में वो मुकदमा भी चल रहा है, वहां पे भी अदालत पूछती है कि क्या हो रहा है, कहां पे हो रहा है, हमें दिखाएं। फिर उस मुकदमे के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के घर पे जाते हैं। तो ये जो सब कुछ हो रहा है उसी के तनाजुर में आप देखेंगे। और फिर वो जो दोस्त हैं जो मीडिया में बैठ के हर चीज को जस्टिफाई करते रहे, 2018 से उसको जोड़ते रहे कि देखें जी 2018 में भी ये कुछ होता रहा, मतलब खावर मानिका साहब तक को उन्होंने लाके टीवी पे बैठा दिया, कैसे कैसे लोगों के इंटरव्यू किए, किस किस तरीके से इंटरव्यू किए, तो उन सब ने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला है कि आज जमहूरियत इस नहज पे पहुंच गई है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है उससे इलेक्शन से चंद दिन पहले जज साहिबान ने मुनासिब ये समझा कि जमहूरियत के नाम पे उनसे वो सिंबल वापस ले लिया जाए, क्योंकि अकबर एस बाबर का कहीं पे हक मारा जा रहा था। तो वो जो करोड़ों लोग हैं जिन्होंने वोट डालना था, क्या उनका कोई हक नहीं है? तो इसमें सबका अपना किरदार है, किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। जो लोग जस्टिफाई करते रहे बैठ के कि जनाब 2018 में भी ये होता था और फलानी जगह पे भी ये होता था, वो भी इसमें उतने ही जिम्मेदार हैं जितना ये फैसला जिम्मेदार है। ठीक, लेकिन आपको अब नजर क्या आ रहा है अतर काज़मी साहब, क्या गेम इज ओवर फॉर पीटीआई फॉर दिस इलेक्शन एटलीस्ट, या अभी लड़ेंगे और अभी भी फाइट बाकी है, कुछ भी हो सकता है? नहीं, देखें सबसे बड़ा मकसद ही इन सब चीजों को करने का है कि ये तासुर दिया जाए कि गेम इज ओवर। अब जिस तरीके से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों से टिकट छीने जा रहे हैं, क्या उनको नहीं पता जो छीन रहे हैं कि सबको नजर आ रहा है? वो बुनियादी तौर पे सब कुछ सामने इसलिए हो रहा है कि तासुर ये देना कि ये इनके लिए गेम ओवर है, पर गेम इज नॉट ओवर। अगर गेम ओवर होती तो इस तरीके से चीजें इस नहज पे ना आ जाती कि जमहूरियत के नाम पे जमहूर से जो है इतना बड़ी जो है वो खेल कर दिया गया। तो गेम इज नॉट ओवर। जिन लोगों ने वोट देना है वो आजाद लोगों को भी वोट देंगे, और हो सकता है कि पाकिस्तान की तारीख में हम पहली दफा देखें कि एक जमाती इलेक्शन के अंदर पार्लियामेंट में जमातों के अरकान से ज्यादा आजाद उम्मीदवार इलेक्ट होके आए। अच्छा, आपको अभी भी ऐसा लगता है? लेकिन इमरान साहब, काज़मी साहब तो काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं पीटीआई की यानी इस अप्रोच से कि अगर आजाद भी लड़ें तो वो जीत सकते हैं,
लेकिन ये कंफ्यूजन तो रहेगा लोगों के लिए कि कौन सा एक्चुअल उम्मीदवार है पीटीआई का और किसका कौन सा निशान है। इतना ज़्यादा यानी आप देख लें मैसिव एक हर बंदे की कैंपेन चलती है। वो एक तो मुसीबत ये कि कैंपेन भी नहीं कर सकते, चलें याद तो करवा दें वोटर को, घर घर जाके याद करवा दें, लेकिन वो कैंपेन भी नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर हर बंदा तो मौजूद नहीं है। तो ये अभी चांस लगता है आपको पीटीआई का? देखें, काज़मी साहब ने जो अभी बात की ना कि मैं आज इनका ट्वीट भी देख रहा था, इन्होंने ये ट्वीट भी किया था, लेकिन बड़ी माज़रत के साथ मैं ये समझता हूँ कि देखें शायद ज़रूर इस दफ़ा आज़ाद जो लोग हैं वो इलेक्शन में काफ़ी तादाद में आएंगे, लेकिन शायद वो आज़ाद इतने ना हों जितने के काज़मी साहब समझ रहे हैं, और वो सारे ही आज़ाद ये ना हों जो कि आज पीटीआई से आज़ाद होके, या आप ये कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन उसकी बुनियादी वजह देखें क्या है। मेरे उसकी बुनियादी वजह ये है कि जैसे आपने खुद कहा कि जी शायद उनके लिए कैंपेन उस तरह से आसान नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं हमेशा आपसे ये बात करता हूँ कि बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, मैं 1990 से जो इलेक्शन मुख्तलिफ कवर कर रहा हूँ, इलेक्शन जो हैं, इलेक्शन डे से एक दिन पहले तक 50% का इलेक्शन होता है। 50% इलेक्शन से पहली रात और फिर पोलिंग डे होता है। अब अगर आपके पास ये जो उम्मीदवार हैं, इनमें से बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिन बेचारों के पास तंजीमी तौर पे वो मामला वो मामला नहीं समझते, और दूसरी बात ये कि वो पोलिंग डे की साइंस को नहीं समझते। ठीक है, वो हम बिल्कुल इस पे तफसीली बात कर भी चुके हैं ऑलरेडी। अब बड़ी चीजें इसमें और आ गई हैं, क्या इसमें वाकई जमहूरियत का कोई फायदा हुआ या नहीं। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर तज्जियाकार, एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मालिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर आप ये कह रहे थे कि बल्ला मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अगर बल्ला हुआ तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। आपको मुख्तलिफ जगहों पे मैं सुन भी रही थी। अब आपको लग रहा है कि इलेक्शन बहरहाल अपने वक्त पर हो जाएंगे, क्योंकि बैट तो अब नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल अब तो पाकिस्तान के जमहूरी इलेक्शन में कोई रुकावट नहीं रही। इमरान खान अंदर है, बल्ला बाहर है, तो बस ठीक है। अब इक्वेशन ठीक है। अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, दैट मींस। हाँ, अब तो मुझे फ्रैंकली ठीक है, कुछ कोशिशें हैं कि ना हो, लेकिन मुझे अब रुकते इलेक्शन नजर नहीं आते। अच्छा मोहम्मद मालिक साहब, ये फरमाइएगा कि आप हमेशा से प्रिडिक्ट करते हैं, तो ये बताएं कि आपको क्या नजर आता है कि 8 फरवरी को ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के बाद अगला वजीर आजम कौन बनता आपको दिखाई देता है? देखिए, अभी तक तो जो ताश लगी हुई है वो तो नवाज शरीफ साहब के लिए लगी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपको पंजाब में डिलीवरी चाहिए, आपको सर्टेन इलेक्शन रिजल्ट चाहिए, वो बहरहाल डिलीवर करवाए जाएं या जैसे भी हो, लेकिन उसके लिए मुस्लिम लीग नून का जरूरी है। पीपल्स पार्टी की पंजाब में वो स्ट्रेंथ नहीं है। सो इस वक्त तो अब अंग्रेजी में कहते हैं टेल वैगिंग द डॉग। अब उनकी बातें ज्यादा वो मनवाने की पोजीशन में है। सो मुझे तो कोई फ्रैंकली इनिशियली सवाल नजर नहीं आता उनके वजीर आजम ना होने में। असल सवाल ये है कि ये चौथी बड़ी लड़ाई कितने अरसे में होगी, वो बहस है। ठीक, लेकिन मालिक साहब ये जो इलेक्शन होंगे आपके ख्याल से इसकी क्रेडिबिलिटी अब क्या रह जाएगी? और बहुत से लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये हो भी गए तो शायद 1.5 साल बाद दोबारा इलेक्शन में जाना पड़े। इस तरह के हालात देख सकते हैं आप? नहीं, ये अभी देखिए, किसी को भी ना डोमेस्टिक लेवल के ऊपर कि अंदरूनी मुल्क की क्रेडिबिलिटी की किसी को फिक्र है ही नहीं, इसलिए वो तो अपने दिमाग से निकाल देंगे वो क्रेडिबिलिटी किसी को चाहिए। ये दुनिया को दिखाने के लिए इलेक्शन हो रहे हैं कि हाँ जी मुल्क में जमहूरियत है, इलेक्शन हो गया, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ताकि IMF भी चलता रहे, वर्ल्ड बैंक भी चलता रहे। सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह की गवर्नमेंट से भी इंडिकेट किया कतर ने कि अगर आप चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट्स करें तो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम में रहना जरूरी है। तो ये खाना टिक हो रहा है कि देखिए इलेक्शन हो गए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई। सो इट इज फॉर द वर्ल्ड। इस इलेक्शन की ना पाकिस्तान में क्रेडिबिलिटी है ना कोई भी मानने पर तैयार है फ्रैंकली। लेकिन इस वक्त तरजीहात और हैं। इस वक्त पाकिस्तानियों की क्रेडिबिलिटी की इशू नहीं है, ये क्रेडिबिलिटी दूसरी रीजंस के लिए है।
खानापुरी की है और वो की जा रही। लेकिन मालिक साहब, आप समझते हैं ऐसे हालात में पीटीआई को बॉयकॉट का भी सोचना चाहिए, जिससे ओवरऑल एक ये तासुर जाए कि एक बड़ी जमात ने अगर मुस्तरद किया इलेक्शन तो फिर इंटरनेशनली भी उसको डिस्क्रेडिट किया जा सकेगा? ये पीटीआई में बड़ी सीरियस डिबेट चली है और मेरा ख्याल है कि अगर वो फंसे हुए हैं, बिकॉज जो पाकिस्तान में बॉयकॉट्स की हिस्ट्री है वो जमातों को फेवर नहीं करती। और एक चीज में मत भूलिए कि जो इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप है और बहुत से लोग जिनको टिकट्स मिले हैं, ये इनके कभी वहमो गुमा में भी नहीं होगा कि ये एमपी या एमएनए के टिकट्स पे इलेक्शन लड़ेंगे। सो वो जो प्रेशर है, नहीं हमें बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, वो सियासी हिकमत अमली से ज्यादा फर्स्ट टाइम लोगों का क्या कहते हैं एमपी और एमएनए बनने का शौक भी है और एक मौका भी है। सो इसलिए इससे बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव है कि आप इलेक्शन में जरूर जाएं, जी हम जीत जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो कि आप इलेक्शन में लड़ लेते हैं एक दफा, आप हार भी जाएं तो आपका एक क्लेम बन जाता है उस जगह पे कि इतने मुश्किल हालात में हमने इलेक्शन लड़ा, देखिए हम खड़े हुए। और इस वक्त अगर कोई भी पीटीआई का जीता, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि पीटीआई वाला हारेगा या हरा दिया जाएगा, तो इसलिए उसका एक स्टेक बन जाएगा इस टिकट के ऊपर। सो मेरा नहीं ख्याल कि जो पार्टी की इस वक्त की क़यादत है वो पर्सनल रीजन से भी ये चाहेगी कि बॉयकॉट करे। देखिए, जो रगड़ा पड़ना था वो तो पड़ रहा है, जिसने उठना था उठ गया, जिसके घर का शीशा टूटा था टूट गया। आइंदा हमेशा तो ऐसा वक्त नहीं रहता, लेकिन वो फिर आपका एक क्लेम बन जाता है कि हमने इतने मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ा, तो अब तो ये टिकट मेरी है जी, अगले इलेक्शन में जब भी होगा। सो काफी रीजन है, ये उतनी सिंपल डिसीजन नहीं है कि पार्टी का टॉप सोच ले कि हाँ हमने बॉयकॉट करना है, नहीं करना। प्रेशर बहुत ज्यादा है कि अब बॉयकॉट नहीं करना। अगर जब कुछ सीनियर लीडर्स चाह रहे थे कि इसको हम लेजिटिमेसी ना दें इस इलेक्शन को, जब हम इसमें हिस्सा लेते हैं तो हम भी तो इसको एक खास ऑथेंटिसिटी देते हैं ना पार्टिसिपेट करके भी। सो आई डोंट थिंक ये बॉयकॉट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मालिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आजमी साहब, आपने अभी मालिक साहब को भी सुना, मैं आपकी तरफ भी ये सवाल लेके आऊँगी। आप ये बात तो कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों के लिए अभी भी चांस है, लेकिन मुश्किलात अपनी जगह है कैंपेनिंग की भी, कि लोगों को ये भी खौफ है कि आज़ाद अगर जीत भी गए तो जहाँ पे हम देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं, तो आज़ाद उम्मीदवारों से भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उन्हें किसी पार्टी में शामिल करवाया जा सकता है, तो इसलिए भी वोटर तो मायूस हो सकता है। बहुत सारे इसमें अभी एस्पेक्ट हैं, इस पर मैं आपसे तफसीली आके बात करती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी अतक आज़मी साहब, सवाल तो मैंने ऑलमोस्ट रख दिया था साहब ने, आज़ाद उम्मीदवारों का कितना चांस है, क्यों आपको लगता है अभी भी चांस है, और फिर ये कि लोग खौफजदा भी तो हैं कि ये जीत कर आ भी गए तो फिर ये भी ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएं। जी सर। देखिए, ये बिल्कुल बड़ा एक जेन्युइन किस्म का कंसर्न है, लेकिन अब तक जो चीजें हमने देखी हैं, अगर आप पीछे चले जाएं, आप 1.5-2 साल पीछे चले जाएं, बयानिया क्या था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2-3 महीने में खत्म हो जाएगी, अब इनको टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, अब इस जमात का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, अब इनकी कोई कबूलियत नहीं है। अगर ये सारी चीजें, मतलब बड़ी लंबी फहरिस्त है जो मैं यहाँ पे गिनवा सकता हूँ जो दावे किए जा रहे थे, उसके बावजूद जिस किस्म की चीजें करनी पड़ी हैं कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट से जो है वो बल्ला वापस लिया गया, इस हद तक इलेक्शन कमीशन गया। गुज़िश्ता रोज उन्होंने कहा कि वो किसी और जमात के इंतखाबी निशान पे जाएंगे, तो विद इन मिनट्स जो है इलेक्शन कमीशन ने उसके हवाले से एक नया डायरेक्टिव जारी कर दिया। तो इससे आपको लगता है कि खौफ किस साइड पे है या किस साइड पे होना चाहिए? ये आप देखें ना, इंतजामी तौर पे आप तहरीक इंसाफ से सब कुछ छीन सकते हैं, और ये मैं गुज़िश्ता 2 बरस से कह रहा हूं कि किसी भी जो इस वक्त जो इंतजामी एतबार है वहां से किसी भी जगह से इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, सब कुछ उनसे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन एक चीज उनसे नहीं ली जा सकती, और वही मसला बना हुआ है सिस्टम के लिए, वो है उनकी मकबूलियत, वो है उनका वोट बैंक। ना वो खत्म होना है, वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो खुद हुकूमत में आके नाकाम नहीं होंगे। जिस तरह पीछे उनकी हुकूमत चल रही थी तो उनके अपने मसाइल थे, तो अब अगर उनके जो आजाद खड़े होते वो आगे जाके जिस मर्जी के साथ मिले, आप करवाएं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको क्यों मौका दिया जाए कि आपको खुली फील्ड दे दी जाए?
आप करवाएं ना, फिर पूरी दुनिया के सामने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाएं, जरदारी साहब के साथ बैठा के, मियां साहब के साथ बैठा के, जिस तरह तरीन साहब ने जमहूरी अपनी तारीख के अंदर अपना नाम लिखवाया है पटके डाल के उन लोगों के जो लोग गायब होते। तो ये सबको अपनी अपनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जहां पे इमरान खान और उनकी जमात अपनी कीमत अदा कर रही है, वहां पे दीगर जमातें जो है उनको भी अपनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इमरान खान के नाम पे वोट लेके आने वाले बैठे होंगे मियां साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ या मौलाना साहब के साथ, तो उनसे भी लोग पूछेंगे। तो मेरे ख्याल में उनका वोट बैंक उधर ही है। मैं अभी भी इस चीज पे कायम हूं कि बड़े शहरों के अंदर इनको बहुत ज्यादा टफ टाइम देंगे। अगर लोगों को वोट डालने दिया गया, अगर उधर पोलिंग ही नहीं होने दी गई, वो एक अलग बहस है। अगर उस दिन वोट जिस दिन डलने हैं 60% भी फ्री एंड फेयर प्रोसेस हुआ, तो आजाद उम्मीदवार बड़े शहरों में स्वीप करेंगे हर जगह पे। अच्छा, ज़बरदस्त। बिल्कुल एक डिफरेंट है इस वक्त ओपिनियन। लेकिन इमरान साहब, आपको लग रहा है कि ऑल सेट फॉर PMLN हुन जित जाएंगे या हले भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? उनसे ऐसा सवाल रह गया, हुन जित जाएंगे कि नहीं? देखिए, बात ये है कि जो चीज़ें हैं ना, देखिए इलेक्शन जो एक ऐसा अमल है कि जिस दिन तक पोलिंग हो नहीं जाती उस वक्त तक ये नहीं कह सकता कि हुन जित जाएंगे या नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो अभी अतर काज़मी साहब कह रहे थे कि जो अगर वोटर निकल आता है, अगर टर्न आउट देखें, जो खास तौर पे यूथ है आपकी, अगर नौजवान वोटर आपका निकल आता है और वो जाके वोट करता है, तो फिर आप जो मर्जी कर लें, अगर आप मैनेज भी करते हैं ना कोई इलेक्शन, तो वो हालात नहीं है। आप 5-10 मैक्सिमम 12,000 से ज्यादा वोटों को आप मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन अगर फर्क ही 30,000 का हो जाए तो वहां पे चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे, उसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है। आजकल वैसे ही बड़ी ठंड है, चिड़ी बेचारी से ठंड ही नहीं बर्दाश्त हो रही, आप ठंडा पानी भी पिला। जो बात अभी मालिक साहब कह रहे थे ना, हमारे वाकफान हाल ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से ये बात की गई है बाइकआउट की, और 3-4 बड़े अहम लोग हैं जो उनकी तरफ से भी, और अलीमा खान साहिबा के जरिए भी ये मैसेज दिया गया है कि ये ऑप्शन जो है इस पे किस तरह से करें। लेकिन दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उससे ज़्यादा है। वो एक तो जो कह रहे थे मालिक साहब की, जो नए लोग हैं उनका, उसके अलावा जो मेन वजह बाइकआउट ना करने की वो ये है कि खान साहब अब खुद भी सोचते हैं कि जो उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी थी और जिस तरह से वो कौमी सिस्टम से नुकसान हुआ, उसका नुकसान हुआ, लिहाजा सिस्टम से खुद को आउट ना करें। अब खुद इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनके खिलाड़ी जो हैं वो सिस्टम से उसी तरह से आउट ना हो। ठीक है, इस वक्त माहिर कानूनदान एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे सारी जो एक ओवरऑल सिचुएशन है उस पर भी बात करेंगे, और ख़ासतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके कानूनी निकात के ऊपर भी ज़रा मज़ीद रहनुमाई चाहेंगे। एतजाज़ एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। एतजाज़ एहसन साहब, ये बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि कानूनी तौर पर शायद कोई वीकनेस थी PTI के केस में जो उनसे बल्ला छिन गया है, और कानूनी तौर पर शायद फैसले को दुरुस्त कहा भी जा सकता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सियासी तौर पर या जमहूरियत के लिए शायद कोई अच्छा फैसला नहीं है कि बल्ला छिन गया, पार्टी एक बिल्कुल आपने माइनस ही कर दी उसमें से। आपके ख्याल से कानूनी तौर पर वीक था ये केस PTI का? कानूनी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग केस था, इसका कोई जवाब ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। मैं तो हैरान हूँ कि जजों ने ये नहीं सोचा कि वो सिर्फ बल्ला इमरान खान या PTI से नहीं ले रहे, वो कम से कम 2 करोड़ वोटर्स को उनके हक, वोटिंग के हक से महरूम कर रहे हैं। वो 2 करोड़, अब वो जिनको निशान मिलेगा अपना 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 तितर बितर मुंतशिर, ये बड़े खुश होंगे कि हमने पार्टी मुंतशिर कर दी। भाई पार्टी मुंतशिर कर दी, पार्टी के 10 या 12 जो ओहदेदार हैं उनसे कोई गलती हो गई, इलेक्शन में कोई ज़ाब्ते की गलती हो गई, कोई कुछ हो गया, आपने उनकी फॉल्ट की बजाय आपने मतलब 10 करोड़ आदमियों के वोट ही ले लिया। ये तो हुआ ही नहीं, तारीख में कभी नहीं हुआ। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, ये देखें, ये निशान जो होता है, निशान पार्टी का नहीं होता। कहते हैं गलतुल आम है कि पार्टी का निशान, उस जमात का निशान, उस जमात का निशान, ये गलतुल आम है जिसको सही समझ लिया जाता है। असल में ये निशान क्यों है? निशान इसलिए कि आपके 70% जो वोटर है वो नाखाना है,
वो इलिटरेट है, वो पढ़ लिख नहीं, वो 20 नामों में अपने उम्मीदवार का नाम नहीं उसमें शनाख्त कर सकते। तो उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए ये सिंबल, और 100 साल से ये सिंबल इस्तेमाल हो रहा है लोकल बॉडीज की इलेक्शन में। मॉन्टेग और चांसलर मॉन्टेग की रिफॉर्म्स 1919 से ये भारत में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में ये सिंबल बड़ा जरूरी होता है, निशान। क्योंकि अगर एक विधि जाके पीपल्स पार्टी को वोट डालना चाहती है और वो पूछ लिया मैंने बिलावल को वोट डालना है, बताओ मैं किस उसका नाम ढूंढूं, उसको आप कहते हैं अम्मा जी जाके तीर पे निशान ला दो। वो तीर को ढूंढ दिया, उसको आसानी से मिल जाता है। और ये सादा खाके होते हैं, ये जो शेर का निशान है, बल्ले का निशान है, जो आम आदमी वोटर के लिए आपने मुश्किल पैदा कर दी दूसरी तरफ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वोटर। अच्छा अभी देखें 1988 में सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस का फैसला है, मैं भी उस केस में था, और 12 जजेस का फैसला 1988 ये बेनजीर भुट्टो शहीद का के नाम से वर्सेस दी फेडरेशन है। उसमें 12 जजेस ने ये कहा कि ये जो वोट का हक है ये बुनियादी हक है, इट्स फंडामेंटल राइट, क्योंकि आइन में इसका जिक्र नहीं है वैसे, बट उस कोर्ट ने कहा कि तो मोस्ट फंडामेंटल और फंडामेंटल राइट। और दूसरा ये कि इसको हासिल करने के लिए जो ज़ाब्ता, प्रोसीजर, जो तरीक़ेकार, वो जो इसको एक्चुएट करने के लिए जरूरी होगा, वो भी फंडामेंटल राइट है। और ये सिंबल के बारे में उनका कि सिंबल इसलिए जरूरी है, निशान इसलिए जरूरी है कि उसके जरिए वो जो एक बुनियादी हक है वो आप उसको मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये भी नहीं देखा इन्होंने कि ये कि आपकी इलेक्शन में, आपकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ये नहीं हुआ, यूं नहीं हुआ, तू नहीं हुआ, किसी और जमात के साथ इन्होंने नहीं ये किया, किसी और जमात किसी के ऐसे ऑब्जर्व ही नहीं किए, एग्जामिन ही नहीं किए गए कि इस तरह हुए हैं कि नहीं हुए। बिल्कुल ठीक। ANC वालों ने कराया ही नहीं है और उनको टाइम दे दिया है मई तक का जी, उनको मोहलत दे दी है। अब ये चीज इलेक्शन कमीशन पर बुनियादी चीज जो है, बुनियादी सबसे इसके जिसने गौर ही नहीं किया इस फैसले में, वो यही है कि आप मेरा नाम कटवाना चाहें अगर आप इलेक्टोरल लिस्ट से, तो मुझे शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा एक आदमी को। मुझे इलेक्शन कमीशन शो कॉज नोटिस देगी कि तुम तो रहते ही नहीं हो, या तुम पाकिस्तानी नहीं हो, या तुम ने अपना उम्र आपने जो बताई है इसमें 16 साल है, तुम तो 70 साल के हो, ये तो कोई और है दादा से। ये अगर कोई कटवाना चाहता है मेरा नाम, उसको दरखास्त देनी पड़ेगी, वो एक दावे की तरह से रजिस्टर होगी, उस पर सबूत होंगे, शहादतें होंगी, तनकीयात बनेंगी और शहादतों पे चिरा होगी, और फिर कहीं जाके साल 1.5 साल में अगर मैं कंटेस्ट करता हूँ तो वो चलेगा। अब वरना पब्लिक नोटिस अखबारों में देना पड़ेगा 3-4 दफा, और मैं उस पर अगर नहीं जाके उसकी तरतीब करूंगा तो फिर कहीं माना जाएगा कि भाई वो फौत हो गया, कोई नहीं आया। लेकिन ये एक बात आप कर रहे हैं पार्टी के ओहदेदारों को कह रहे हैं आपने ये भी खिलाफ कानून किया, ये भी खिलाफ कानून किया, ये भी खिलाफ, लिहाजा आपको नहीं, सिर्फ आपके 1.5 करोड़ वोटर को हम सबको सजा करने के हक से महरूम करते हैं। ये कहाँ का लॉजिक है? बिल्कुल ठीक। ये किस किस्म का फैसला है? अच्छा, लेकिन एतजाज हसन साहब, ये तो समझ आ गया कि फैसले की तो कोई समझ नहीं आ रही कानूनी वजह भी, लेकिन आप ये फरमाइएगा, आप सीनियर सियासतदान भी है, ऐसे हालात में पीटीआई को क्या इलेक्शन के इल्तवा की मुतालबा करना चाहिए, कोई उसके बॉयकॉट का सोचना चाहिए, या फिर भी पार्टिसिपेट करना चाहिए? नहीं, ये तो मैं अब उनको क्या मशवरा दे सकता हूँ
वो मशवरा करेंगे, इसमें हर चीज के बारे में सोचेंगे। मैं तो इस बात पे बड़ा डिस्टर्ब हूँ कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ये बैठ के मेरा वोट भी आपका भी वोट, उनको पता नहीं किस किस का वोट महरूम कर रहे हैं उसको, वोटर को। ये कब हुआ है? तारीख में कभी इस किस्म का फैसला नहीं आया। और इस किस्म का मतलब है बिल्कुल गैर मंतकी बात करनी चाहिए। और जवाब वकील किसी को बोलने नहीं दिया उन्होंने, और वो उसमें ही लगे रहे कि पेज 33 आपकी फाइल जो है पार्टी के आइन की खिलाफ वर्जी, पार्टी के आइन की खिलाफ वर्जी पे आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खड़ा है आपके सामने, उसने जो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जियां की हैं, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए ना, उनको कोई पूछ गए। अच्छा एतराज साहब ये फरमाइएगा कि ये जो कुछ आइनी माहिरीन का या तजियाकारों का ये ख्याल है कि स्वाए बैरिस्टर अली जफर के तहरीक इंसाफ के वकला की जो टीम है उनकी तैयारी भी ठीक नहीं थी, वो अपनी दलीलें भी उनको सही तरीके से नहीं दे सके। तो जब मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने उनसे सवालात भी पूछे तो उनके पास उसके कोई रीजनेबल जवाब नहीं थे। तो क्या आप समझते हैं वाकई टीम की तैयारी में भी कोई कमजोरियां थी? नहीं, तैयारियां बहुत थी, बहुत अच्छा बोले, और ये अली जफर बहुत अच्छा बोला। हाँ जी। ये इसने जब बोलना था, इस बेचारा चेयरमैन गौर अली खान है, उसके घर पे हमला हो गया। चीफ जस्टिस ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। चीफ जस्टिस को वहीं बुलाना, अपने सामने बुलाना चाहिए था जिनको ये मुअत्तल कर रहे हैं। मुअत्तली क्या सजा हुई? ये काजी फायद ईसा के बारे में हम एक सुनते थे, समझते थे, और इसका देखा इसने जो फैसले पहले दिए फैजाबाद में, धरने में, तिलौर के मामले पे, और डटे खड़े रहे उस पे। अब ये इतना आपके सामने वकील पेश हो रहा है जो उसके घर पे हमला हो जाता है, शीशे तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, और आईजी साहब कहते हैं कि जी गलती से हो गया। वो गलती किस तरह होगी? ये क्या मतलब है? बड़ा अजीब गलती कि चेयरमैन, एक बड़ी पार्टी का चेयरमैन है वो। ये बाकी पार्टियों को भी सोचना चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि अगर इनका वोट बैंक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने एक फैसले से एक पार्टी का कल शेर हो परसों तीर हो, एक पार्टी का पूरा वोट बैंक वो बिल्कुल मुंतशर कर सकता है। बिल्कुल ठीक। तो फिर आर्टिकल 17 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, वो खत्म हो गया। पार्टी को तहलील सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। पूरा ट्रायल वो भी साल लगेगा उसमें, किसी की भी बारी कल को आ सकती है, हाथ पैर कटवाने नहीं चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिवाय जमात इस्लामी के कोई भी यानी दोनों बड़ी बाकी जमातों में से किसी ने भी कोई खास इस पे तनकीद। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका एतजाज़ एहसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपने बड़ी कीमती राय भी दी। अतर घासमी साहब, जो हम बात अभी एतजाज़ एहसन साहब से भी कर रहे थे जिस पे इमरान साहब ने भी राय दी, मैं आपकी तरफ भी वो सवाल लेके आना चाहती हूँ। क्या इलेक्शन को इल्तवा की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए? पीटीआई को अब सूट नहीं करता कि वो भी अब तो डिमांड करें कि भाई पहले हमारे मसले हल हो जाएं फिर हम जाएं? इस तरह से पार्टिसिपेट करना तो बड़ा रिस्की है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसलसल एक ही मुतालबा रहा है कि आप हमें इलेक्शंस दें। अभी भी आप देख लें कि सिर्फ वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं जो हुकूमत में थे। तमाम वो जमातें जो हुकूमत में थी और वो इलेक्शन लड़ रही हैं, तहरीक इंसाफ को इन्होंने प्रैक्टिकली इलेक्शन से आउट कर दिया है। उनके जो उम्मीदवारान हैं उनके साथ जो सलूक किया गया, उसके बाद अब बल्ला ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस काबिल नहीं है कि आके बता सकें कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये लोग क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं। मेरे ख्याल में इलेक्शन लड़ना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो तारीख का हिस्सा बनता जा रहा है। जो काजी फायज ईसा साहब ने एक इंतहाई गैर मामूली फैसला दिया, जिसने जमहूरियत के ऊपर एक तरह से अगर ये कहा जाए कि शब खून मारा है इस फैसले ने, इसलिए कि अब ये फैसला आ गया, पब्लिक डोमेन में है, इसके ऊपर हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। अभी एतजाज़ एहसन साहब को भी आपने सुना कि इतना बड़ा माहिर कानून, वो भी कह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे फैसला दिया गया है। पर बात यही है कि जब आप
अपने आर्ग्यूमेंट्स को सुन के फैसला देंगे तो फिर अपने खिलाफ तो आप कोई फैसला नहीं देते। वो तो लगा, हमें तो यही लगा कि वो जज साहिबान दोनों जो हैं, अली मजहर साहब और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, वो इलेक्शन कमीशन का मुकदमा वहां पे लड़ते रहे, अकबर एस बाबर का मुकदमा वहां पे लड़ते रहे, और आईने पाकिस्तान के तहत जो करोड़ों लोग हैं उनके राइट्स की किसी ने कोई बात ही नहीं की, और ये सब कुछ जमहूरियत के नाम पे कर दिया। तो अपने अपना नहीं, लेकिन अकबर एस बाबर ने तो अतर काज़मी साहब कहा है कि डायरेक्शन सीधी हो गई है, अब सिमत सही हो गई है बिल्कुल जमहूरियत की, उन्होंने ये कहा है विनिंग अपनी विक्ट्री स्पीच में। तो वैसे ये सिमत तो ठीक हो गई है, ये किबला कौन सा होगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। ये तो अब अकबर एस बाबर साहब जी, अकबर एस बाबर साहब और नौरीन साहिबा फैसला करेंगी। आप देखिए पाकिस्तान में जितने इनके जमहूरी और आईनी हकूक हैं, उसका तो मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में किसी के पास इतने हकूक नहीं होंगे। इनकी खातिर जो हुआ वो हमने देखा, मैं तो बड़ा मुतासिर हूँ। काज़मी साहब, ये समीना जानबूझ के शरारतें करती है, हालांकि इन्हें खुद बड़ी अच्छी तरह पता है कि जब सिमत ठीक हो जाए तो किबला खुद ही दुरुस्त हो जाता है। बल्कि सिमत होती है हमेशा किबले की तरफ है। किबला सबका और सिमत सबकी दुरुस्त हो गई है, आपने देख लिया। बिल्कुल ऐसे। इमरान साहब, अब आखिरी उसमें जा रहे हैं हम, बिल्कुल मिनट है, लेकिन ओवरऑल आपको लगता है कि पीटीआई फाइट बैक करेगी? और अब ज़्यादा जो प्रेशर आ गया, एक चैलेंज सबसे बड़ा उनके ऊपर आ गया है, जो खुद पीटीआई की स्ट्रेंथ है, यानी पीटीआई की सोशल मीडिया टीम, क्योंकि अब जितनी कैंपेनिंग है, इतने उम्मीदवारों का एग्जैक्ट उम्मीदवार का बताना, निशान, ये सब सारा बोझ उन पे आ गया। मैं सुन रही हूँ उन्होंने कोई ऐप वैप भी अपनी डिज़ाइन कर ली है ताकि लोगों के लिए सहूलत भी रहे असल लोगों तक पहुँचने में। तो ये अभी तक सोशल मीडिया की टीम को कोई उनको हरा नहीं पाया, उनके नाक़िद भी ये मानते हैं। अब ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए समीना, सोशल मीडिया टीम को हराना जो है ना, या जीतना उसका, वो यहाँ मैंने नहीं रखता। असल बात ये, वो ऐप बना भी लें, लेकिन क्या हमारा जो वोटर है, जिस एक 1.5 मिलियन वोटर की अभी एतजाज़ हसन साहब बात कर रहे थे, क्या वो सब उस ऐप को इस्तेमाल कर पाएंगे या कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि सिर्फ ऐप पे ये पता चल जाए कि किसका क्या निशान है, ये काफ़ी नहीं है। पोलिंग डे की एक पूरी साइंस होती है, उस साइंस के मुताबिक मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के लिए कोई रावी चैन नहीं लिख रहा। मेरे ख्याल में उसकी मुश्किलात नहीं, मेरा सवाल ये कि वो सर्वाइवल है क्या? मेरे ख्याल में अब सर्वाइवल मुश्किल है इस फैसले। ऑलराइट, चलिए जी, वक्त खत्म हो गया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।